पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं रखी जहाँ की हम नहीं गए हैं। कारगिल ऑपरेशन में हम रहे हैं पूरा का पूरा। तो ऐसी ऐसी घटना हुई जो कि बचने के कोई चांस नहीं थे। खूब पाकिस्तान ने घोड़े मारे। सिंह पोस्ट है जो कि सबसे खतरनाक पोस्ट मानी जाती है, सैटेलाइट को बिल्कुल उड़ा दिया। किसी ने ताना मार दिया था हमारे, कहा कि अरे फौजी थे के जानो रे राजनीति गिरा, तो यहाँ ज्यादा तंग करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस, भडाडर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं महिपाल सिंह देणोक, आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज मैं आयो हूँ भोजेसर ग्राम पंचायत रे राजस्व गांव हनुमान नगर मायने। अपर हाथ एक ऐसी शख्सियत है जो आर्मी मैंने 30-32 साल सेवा दी है। उन बाद मैंने ग्राम पंचायत भोजासर सरपंच भी दिया है, राजनीति भी करी है और समाज सेवा भी कर रही है। उन शख्सियतों आपने रूबरू करवाऊँ और जाना हमारी पूरी यात्रा। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तोंकलराम बिश्नोई, गांव मेरा भोजासर है। आप आर्मी मैंने कद भर्ती होया, कौन सी आपकी यूनिट है, कौन सी रेजिमेंट है और वापस रिटायरमेंट कद लियो? मैं 11 अप्रैल सन 1972 के अंदर आर्मी के अंदर भर्ती हुआ था और सिग्नल कोर के अंदर मेरा एनरोलमेंट रहा। और इस लंबे सफ़र के अंदर हमें बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते नाम, आले दर्जे का सहयोग मिला जवानों से, हमारे अफसरों से। और जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह नहीं रखी जहाँ की हम नहीं गए हैं। इवन दो हमें श्रीलंका में भी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भी हमें वहाँ पर काम करने का मौका मिला है। कारगिल ऑपरेशन में हम रहे हैं पूरा का पूरा, और ग्लेशियर वगैरह सब जगह पर। और इसके अलावा भी ब्लू स्टार, जो आपने शायद ध्यान होगा कि 1984 के अंदर जब पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आतंक फैल गया था, उस टाइम भी हम वहाँ रहे थे। कार सेवा जब चल रही थी तो उस टाइम भी हमारा कम्युनिकेशन हमने इस्टेब्लिश किया था अयोध्या के थोड़ा सा दूर में। मतलब जगह जगह पर हमें बहुत ही तगड़ा काम मिला था। आप रिटायरमेंट कद आया, कौन से सन में रिटायरमेंट लियो? मैं 31 मार्च 2003 में रिटायरमेंट आया। और रिटायरमेंट में आने के बाद हमने कुछ, हमारी सोच थी कि हम आर्मी में 32 साल नौकरी करके आए हैं तो हम गाँव के लिए भी कुछ करें। सिनेमा ते जो तमगा है, मेडल लियोड़ा है, ए आप कोई युद्ध रहा, कोई लड़ाई रहे या ए कहीं है? देखा जाए तो इस लंबे सफ़र में हमने काफ़ी जगह पर काम किया है, उसी के आधार पर मिला है। पहले तो अब मैं बताता हूँ कि इन मेडलों की खासियत कि जब हम फॉरेन सर्विस, जैसे हम श्रीलंका गए तो एक फॉरेन सर्विस में काउंट होती है और हम बिल्कुल ही लड़ाई में ही थे एक तरह के, तो वहाँ के 3-4 मेडल हमको वहाँ मिल गए। उसके बाद हमें जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था उस टाइम भी हमको मेडल मिला है। देश का कोई भी जवान, चाहे अफसर हो, चाहे जैशी हो, चाहे कोई भी हो, सिपाही हो, तो वो ग्लेशियर में सर्विस करते हैं, उसके कुछ मेडल यहाँ पर मिले हुए हैं। समय समय पर सरकार जो है मेडलों से सम्मानित करी है देश के जवानों को, उसी तरीके से हमें भी ये सम्मानित किया गया है। आप रो और जो पर्सनल रूम है, इन मायने एक तरफ आप यूनिफॉर्म है, एक तरफ किताबा पढ़ी है, तो कोई किताबा शौक है या किताबा पढ़ो, या आप सर्विस के दौरान पूरी किताबें इकट्ठी करी कहीं है? या मेरा शुरू से एक आदत रही है, इतने लंबे सफ़र में जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इन बुकों को पढ़ता रहता हूँ। जब मैं फ्री टाइम में रहता हूँ तो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, देशभक्तों की बुक्स हैं और बुद्धिजीवी, अपन बोलते धार्मिक किताबें जैसे रामायण, गीता, ये सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है। और उसी के आधार पर मैं ये समझता हूँ कि परमपिता परमेश्वर हमेशा हर कदम पर, फौज में थे तब भी साथ रहे और अभी भी साथ में है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन बोलते हैं IPKF श्रीलंका में हम थे, तो ऐसी ऐसी घटना हुई जो कि बचने के कोई चांस नहीं थे, वहाँ पर भी हम बिल्कुल ही बच के आए हैं। एक जवान की हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई है। उस टाइम मैं सूबेदार था और मैं 18 और 20 जवानों को मैं कमांड कर रहा था। पेट्रोलिंग के टाइम में खूब फायरिंग हुई हमारे ऊपर, फिर भी इस परमात्मा ने और इस देश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, उस वजह से हम बिल्कुल सेफली वापस यूनिट में आए। उसके बाद कारगिल ऑपरेशन के अंदर भी खूब पाकिस्तान ने घोड़े मारे, दबा के मारे। क्यों, मैं सिग्नल का हूँ तो कम्युनिकेशन दुश्मन का ये हमेशा रहता है कि सबसे पहले उनकी संचार व्यवस्था को तोड़ दो। फायरिंग किया, खूब उन्होंने आर्टिलरी फायर किया, लेकिन हम हमेशा बचते आए हैं। और इस पूरे सफ़र के अंदर ग्लेशियर में लड़ाई के दौरान के अंदर हाईएस्ट पीक, जिसको बोल सकते हैं टाइगर पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट जो है बन्ना
सिंह पोस्ट है जो कि सबसे खतरनाक पोस्ट मानी जाती है। दूसरी तरफ हम चाइना बॉर्डर का लेते डीबीओ ट्रैक जंक्शन दौलत बेग वाला, वहाँ पर भी एक तरफ चाइना और एक तरफ हिंदुस्तान, तो वहाँ पर भी हम गए हैं। उस टाइम हम खूब उस ग्लेशियर के अंदर एक सोल्जर होने के नाते अपनी बहुत ही अच्छे ढंग की ड्यूटी करने का हमने प्रयास किया, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं, हमारे दिल में एक ही बात रहती थी कि हम हिंदुस्तान के वो सोल्जर हैं, हम वो सिपाही हैं, हमारे बदौलत हिंदुस्तान की जनता को कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरी, जो हमारा तिरंगा है, जो देश की शान है, मान है, और हम समझते हमारा ये स्वाभिमान है कि उसको कोई आंच नहीं आए, और उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए और हम अपना कदम आगे बढ़ाते थे, हमें किसी तरह की कोई तकलीफ हुई नहीं थी। जो आप 32 साल की जो सेवा है, इनमें आप कोई युद्ध है, कोई लड़ाई है, इन टाइप की कोई घटना हुई जकर में आप बाल बच्चे हो? अब कारगिल ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि द्रास के अंदर हम लोग थे, वहाँ पर हमारा सैटेलाइट की जो डिश लगती है उसको हम अलाइन कर रहे थे, मतलब सही ढंग से हम करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि सही ढंग का सिग्नल रिसीव हो। बोलते हैं आगे जवान फॉरवर्ड में लड़ रहे हैं, वहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन, हमारी संचार व्यवस्था थी। और वहाँ सडन मतलब 1 मिनट के लिए हम हटे थे, 1 मिनट के बाद वहाँ ऐसा गोला पटके पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर किया कि 10 गोले हमारे ऊपर पटके सैटेलाइट को बिल्कुल उड़ा दिया। टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर हमारे एक जवान को कैजुअल्टी हुई, तो काफ़ी उसको चोट आई और वो बाद में हॉस्पिटल चला गया, वो देवलोक पधार गया। हमारे कर्नल साहब थे, तो उसका भी एक हाथ वगैरह कट गया था, क्योंकि वो टुकड़े जो फटते हैं, गिरते हैं ना, तो वो बहुत भारी नुकसान करते हैं। फिर भी हमें उससे हम बिल्कुल घबराए नहीं। क्यों? मैं तो ये समझता हूँ कि देवी माता का और भगवान कृष्ण जी का मैं थोड़ा सा ज़्यादा शुरू से ही मेरी भावना रहती है, और उस आधार पर। और दूसरा, हमारे गांव में एक बाबू है, लहर गुरु बाबू हम बोलते हैं, उसको हम हमेशा याद करते थे। और दूसरा, हम ठाकुर जी को याद करते थे। जब हम कहीं भी जाएंगे, इनको बोलेंगे सलाम और सैल्यूट करके निकलते थे। और हमारा हौसला स्टार्टिंग से ले करके एंड तक ऑपरेशन या जो टास्क हमें मिलता था वो करके आते वापिस, तब तक वही हौसला हमारा रहता था इनके आशीर्वाद से। पर दर्शकों आप यहाँ बताओ, आप सिपाही में भर्ती हुआ यार, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड होया 2003 तक। इन यात्रा के दौरान आप सबों बेहद सुखद और सबों बढ़िया जो टाइम हो वो कौन सा हो? मैं सबसे अच्छा तो मानता हूँ कारगिल ऑपरेशन, क्योंकि हमारी शुरू से तमन्ना रही है कि हम उन ग्लेशियर, उन पहाड़ियों के ऊपर जाएं और हमारे देश की सीमाएं, जहां पर हमारे जवान अग्रिम चौकियों पर 24 आवर्स वो ड्यूटी दे रहे हैं और उनमें हम शरीक होएं, वो मैं सबसे अच्छा मेरी लाइफ का बेहतरीन मानता हूं। दूसरा, आप जानते ही हैं कि फौज के अंदर जब जवान भर्ती होता है, सिपाही में होता है, उसके बाद लेस नायक, नायक हवलदार और नायब सुधार, ये पूरी हमारी जो है, मैं मेरे को वर्दी से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर कैप्टन, मतलब इतने पूरे लंबे सफ़र के अंदर जैसे हमारी भावना थी, ऐसे ही हमें आगे प्रमोशन टाइमली मिलता गया। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा कहने का मतलब एक सुनहरा हमको मौका सरकार ने, देश की जनता ने, हमारी फौज ने दिया। कि जैसे आप 2003 महीने आर्मी रिटायर्ड आया, उन बाद महीने आप राजनीति में की कराउन हो? अच्छा, ऐसा रिटायरमेंट आते ही सबसे पहले तो मैं पर्यावरण का भी प्रेमी हूँ, तो मेरी एक सोच थी कि यह हर एक समस्या जिंदे रहने चाहिए। एक तो ये भावना रही। फिर हमारे राधा कृष्ण मंदिर का गांव की ये ऑफर आया कि कप्तान साहब आप इस काम को संभालो, तो गांव का जनता ने मेरे को सहयोग दिया, पूरे गांव की जनता ने। मैंने तो क्या बनाया है, गांव की जनता ने ही मंदिर बनाया है, तो राधा कृष्ण जी का मंदिर उस टाइम बन गया। उसके बाद हमारा ये रहा कि बाबा रामदेव जी का मंदिर है हमारा, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि नहीं साहब इसको भी आप बनाओ। मैं बोला मैं तो नहीं बनाऊंगा, जनता ही बनाएगी, मैं तो सिर्फ उगा ही करूँगा और आगे पीछे कहोगे वो काम कर लूँगा। साथ साथ में मेरे एक दिमाग में ये आई कि गांव के अंदर आवारा पशु खूब घूम रहे हैं, जो कि उनकी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, तो एक ऑफर आया कि भाई गौशाला खोली जाए। तो हालांकि समस्या बहुत थी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि गौशाला खोलना और उसको चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस टाइम हमारे ओम जी जोशी फड़ोदी के एमएलए साहब थे, उन्होंने भी यह बोला कि कप्तान अगर तू गौशाला खोलता है, मेरे से जितनी बनेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। उस टाइम हमारे एक साधु संत बलदेवानंद जी, जो कि अभी गौशाला का अध्यक्ष है, अभी पहले मैं था 2014 से लेकर के और 2019 तक मैं इस गौशाला का अध्यक्ष रहा। तो हमें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आले दर्जे का गांव का शौक के आधार पर गायों की सेवा करने का मौका मिला। किसी ने ताना मार दिया था, हमारे को कहा कि अरे फौजी थे के जानो रे राजनीति गिरा, तो मैं बोला ओके हम आपको दिखाएंगे। और भाई गांव की जनता ने अगर हमें गांव को
सरपंच बनाते हैं, सेवा करने का अगर मौका देती है तो हम सेवा करके दिखाएंगे। और जनता ने हमको 2015 के अंदर इस गांव भोजासर का सरपंच बना दिया। और सरपंच बनाते ही बोलते हैं ना, लड़ाई के दौरान में जब फाइटर रेडी रहते हैं, हुक्म के तौर पर फाइटर उड़ा देते हैं, उसी तरीके से हमने जिस दिन बने उसी दिन हमने अपना ऐश आराम तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, साइड में कर दिया। बस सिंपल ड्रेस और सिंपल काम, सवेरे से लेकर शाम तक 4 से 5 घंटा तो गौशाला में देना और बाकी रिमेनिंग टाइम रात को 10 बजे तक पंचायत को देना। और जितना भी ग्राम सेवक है, चाहे पटवारी है, भोजासर RI सर्कल भी है, तो इसके लिए हम रात और दिन वर्क करते गए जितना हमारे से बढ़ा। क्योंकि व्यवस्था अगर बिगड़ी हुई है तो एकदम सुधारना काफ़ी मुश्किल होता है। हमारे अशोक जी थे राजस्थान के CM, उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारी सीनियर स्कूल बनाओ, उन्होंने बना दी। साइंस फैकल्टी नहीं थी तो हमने बोला साहब साइंस फैकल्टी हमारी बनाओ। उस टाइम सबसे बड़ा मैं योगदान मानता हूँ माननीय पवाराम जी का। तो आज की तारीख में मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों फैकल्टी है। और एक हमारे प्रिंसिपल जगमोहन जी थे, तो उनका भी योगदान अच्छा रहा। हमारे साथ कुछ मास्टर लोग भी थे। NCC आज इस सीनियर स्कूल के अंदर है आर्मी की। सरपंच लोग क्या करते हैं, अरे इसने मेरे को वोट नहीं दिया, इसका काम नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच नहीं थी। ऑल आर इक्वल, सब आप आओ, आपके लिए हम हाजिर हैं। हमारे से नहीं होगा, हम आगे अफसरों के पास जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन आपका काम होगा। हमारी तरफ से हमने अच्छा मैनेज करके और जनता की सेवा करने का कोशिश किया। हाँ, उसके अंदर कुछ जो नेता लोग हैं वो नाराज़ भी हो गए, जो गाँव के नेता, क्या ये तो काम गड़बड़ कर रहा है, आगे वो जीत गया तो बहुत नुकसान कर देगा हमारा। तो उन्होंने बहुत मुकदमे भी किए हमारे ऊपर, कम से कम 10 मुकदमे, SC ST का मुकदमा भी हमारे ऊपर कर दिया। तो ऐसी समस्या भी हमारे को आई, लेकिन हम उनसे डरे बिल्कुल नहीं। और अभी भी अगर जनता मौका देगी तो आने वाले समय में आधे दर्जे की सेवा करने का मैं प्रयास करूँगा। आज रा जो युवा है उन आपका ही संदेश देना चाहो। मैं मेरे नौजवानों को यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो अच्छा एजुकेशन हासिल करे और अपनी कामयाबी ले। दूसरी बात तो नशा प्रवृत्ति में जो हमारे नौजवान, चाहे मजहब चाहे कोई भी हो, उनको उस गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक बार जब युवा अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो वापस लाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हर समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। और मैं तो यही कहता हूँ नौजवानों को, नरेंद्र मोदी जी UN में कह रहा है जो मेरे हिंदुस्तान के जवान है वो 65 से 70% है, सब मेरे साथ खड़े हैं। अपनी माता और पिता का आशीर्वाद लेकर के आप आगे कदम बढ़ा दो कि आपको कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, नौकरी की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं सुनियो है कि आप कृषक परिवारों होते हुए हेर तक पहुंचा, विज्ञान वर्गों आपने जो 12वीं ही बात करी है, आप जो शिक्षा हासिल करिए उनमें आप किन्हें श्रेय देना चाहो? मैं तो सबसे पहले तो माता पिता को ही देंगे। उन्होंने बोला जैसा तुमने पढ़ा वो तो अनपढ़ थे, ये नहीं जानते साइंस क्या होती है, आर्ट्स क्या होती है, दूसरी क्या होती है। तो हमारे यहाँ पर एक विंग कमांडर भागीरथ बिश्नोई जी हैं, रिटायर्ड अभी हुए हैं। वो जोधपुर में पढ़ते थे, साइंस से पढ़े थे। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, मैं जब उसकी यूनिफॉर्म को देखता था तो मैं उससे पूछता था जब वो छुट्टी आता था कि भाई साहब मेरे को आप गाइडलाइन दीजिए कि हमें आगे क्या क्या करना चाहिए हमें। उन्होंने ये बोला कि तुम साइंस लो और साइंस लेकर के हायर सेकेंडरी करो और आप डिफेंस में जाओ या फिर डिप्लोमा करके और दूसरी भी सर्विस कर सकते हो। तो ये एक्चुअल में मेरे को गाइडलाइन मिली विंग कमांडर भागीरथ बिश्नोई। और दूसरा हमारे गुरुजी जो फड़ोदी के थे। एक सवाल है, जैसे आप आर्मी में 32 साल सेवा दी है, तो जगह आर्मी में आप कमांड देता जवाना ने, जो आप हूँ जूनियर है, तो रिटायर आने के बाद मैंने घर परिवार मैंने वही नियम कायदा लागू है? तकरीबन 70 से 80% वो है। थोड़ा 10% रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा तंग करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बात यह है कि 70% अभी भी घर वालों के ऊपर भी हमारा आर्मी का रूल लागू है। उनको शुरू में थोड़ी सी समस्या आती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि भाई अब इसकी ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये सवेरे सवेरे गीता का श्लोक सुनाना शुरू कर देता वो। हालांकि ऐसे एक चीज़ और बीच में बता देता हूँ, मैं डिफेंस रिसर्च के अंदर डेपुटेशन पर गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे डायरेक्टर थे। तो वो बोलता था बिश्नोई कि तुम कितने बजे उठता है, क्या करता है। वो अब्दुल कलाम से भी मैंने कुछ चीज़ें सीखी। वो रात को 12-1-2 बजे तक काम करता है और सवेरे जल्दी उठ जाता था। तो वो बोलता है मैं तो अपना रूटीन वर्क करता हूँ। तो कभी कभी मैं पूछता हूँ सर आप सोते कब हो? अरे मैं कभी कभी कुर्सी पर बैठ के भी अब 15 मिनट सो जाता हूँ। तो मतलब वो चीज़ भी हमने उनसे सीखी और कुछ फौज से सीखी। एक चीज़ याद रखना, जिस घर का अगर हेड ऑफ द फैमिली अगर कमज़ोर है, अपन कहते नहीं कि भाई अगर खेत की बाढ़ कमजोरी थी डंडा तो खाई,
तो ये बच्चे सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं और नहीं जाएंगे। आज हमारे नौजवान जो भटके हैं अपने रास्ते थे, उसका कारण यही है कि हम बच्चों के ऊपर ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने से पहले हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मारा हाथ बन्योड़ा रहो जलको जोधपुर माते। लाइक कमेंट शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलजो सा। आप रे भी अगर आस पड़ोस और मायने कोई प्रेरणादायी व्यक्ति वे या कोई व्यक्तित्व है जबकि वो युवा समाज प्रेरणा ले सके, तो आप जो वीडियो मायने नीचे नंबर दिख रहा है उनमें संपर्क करो या व्हाट्सएप मैसेज करो।